हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चैम्प लर्निंग में। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो स्टेनो जो हमारा 2023 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो हमें पता है कि उसकी जो एग्ज़ाम की डेट है, अभी जो टेंटेटिव डेट है वो अक्टूबर में। तो इसका मतलब जो हमारे पास इस टाइम जो टाइम है वो 50 दिन के अराउंड है। तो अब हमें कहते हैं ये जो लास्ट के जो 2 महीने हैं उसमें हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए जिससे हम मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर सकें और अपनी मनचाही पोस्ट पा सकें। गाइस, आपको इस वीडियो में सबसे पहले आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो इस बार जो एग्ज़ाम में सबसे बड़ा जो बदलाव आया है वो नेगेटिव मार्किंग को लेकर आया है। जैसा कि हमें पता है कि जो पहले हमारी जो नेगेटिव मार्किंग होती थी वो 1/4 होती थी। इस बार जो नेगेटिव मार्किंग है वो कहते हैं 1/3। तो इसका मतलब अब जो एग्ज़ाम में आपकी एक्यूरेसी काफ़ी इम्पोर्टेंस रहेगी और हमें अपनी एक्यूरेसी पे भी ध्यान देना होगा, तभी हम एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि इस साल हमें जो हमारे एक अच्छा मनचाही पोस्ट या एक अच्छी जॉब पाने के लिए हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। गाइस, कम से कम आपका जो टारगेट है वो 150 या 160 के अराउंड होना चाहिए, क्योंकि आपका जितना बड़ा टारगेट होगा, जितना आप ज़्यादा सोचोगे, उसी हिसाब से आप अपने एफर्ट पुट कर पाओगे। फ़ायदा कुछ नहीं होगा, आप प्री की कट ऑफ निकाल लो और उसके बाद आप चलते हैं ओवरऑल जब आपकी मेरिट है उसमें आउट हो जाए। तो क्योंकि आपको पता है कि इसमें एक ही एग्ज़ाम होता है और वही आपकी सिलेक्शन को डिसाइड करता है, तो आपका टारगेट 150 के अराउंड होना चाहिए। अब हम बात करेंगे एग्ज़ाम का पैटर्न। एग्ज़ाम का पैटर्न हमें पता है कि जैसे हमारा रीजनिंग आती है, इंग्लिश आती है और थर्ड वन हमारी जीएस आती है। तो ये 3 सेक्शन आते हैं। उन कैंडिडेट के लिए स्पेशली वो ये एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट है जिन्हें थोड़ा मैथ में प्रॉब्लम होती है या मैथ से थोड़ा डर लगता है। तो आपको जैसे पता है कि जो आपकी रीजनिंग है उसमें 50 मार्क्स की आती है और जीएस आपकी 50 मार्क्स की आती है। और अगर बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश का जो वेटेज है वो कहते हैं 100 मार्क्स का है, यानी कि आपके जो एग्ज़ाम है उसका कहते हैं 50% है। तो ये जो आपकी जो इंग्लिश है वो आपको सिर्फ प्री में हेल्प नहीं करेगी, ये आपको स्किल में भी काफ़ी हेल्प करेगी। तो इसलिए आपको जो ज़्यादातर जो टाइम है वो आपके कहते हैं इंग्लिश में जाना चाहिए, क्योंकि आप जितना इंग्लिश में अच्छा होगा उतना ही कहते हैं आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो अब हम बात करेंगे जो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए जिससे हम एक अच्छा डिसेंट स्कोर कर सकें और अपनी मनचाही पोस्ट पा सकें। सबसे पहले बात करेंगे हम रीजनिंग में। रीजनिंग में जैसे पता है कि रीजनिंग एक कहते हैं स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और साथ ही साथ इसमें कम एफर्ट लगती है। अगर मैं बात करूं कि आपकी जो रीजनिंग की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, गाइस देखो, रीजनिंग के जो 50 क्वेश्चन होते हैं ना, आप कहते हैं 25-30 क्वेश्चन आप बिना तैयारी के कर दो, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। पर आपको एक अच्छा स्कोर करना है, आपको जो टारगेट होना चाहिए इस सेक्शन में आपका 45 प्लस होना चाहिए। तो 45 प्लस टारगेट के लिए आपको एक अच्छी कमांड होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो अगर बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, आप अपने मॉक दो। मॉक 2-3 जब आप मॉक दोगे, जो भी सेक्शनल मॉक हो, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कौन कौन से टॉपिक आपने कभी पढ़े नहीं है या आपको डिफिकल्ट आ रहा है। उन टॉपिकों को आप यूट्यूब पे उसका नाम सर्च करो, उससे रिलेटेड जो भी वीडियो आएगी, आपको जिस भी वीडियो से आपको समझ आए उन टीचरों को जल्दी फॉलो करिए। इस तरीके से आपको हर टॉपिक के चलते हैं अपने नोट्स बनाने हैं या उनकी अप्रोच या उनका जो करने का तरीका है उसको सीखना है, और फिर आपको PYQ क्वेश्चन करना है। PYQ क्वेश्चन में क्या है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा जब से टीसीएस एग्ज़ाम ले 2018 से, आपको तब से जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं वो एक बुक है पिनाकल में से आप सारी करते हैं टॉपिक के क्वेश्चन कर लो, जिससे आपको कहते हैं प्रीवियस ईयर का ट्रेंड समझ आ जाएगा कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बस आपको रीजनिंग में इसी तरीके करना है, और जब भी आप चलते हैं आप नोट दे रहे हो, आपको जिस भी टॉपिक में दिक्कत आ रही है, इस तरीके से आपको कहते हैं अपनी उस वाली बुक से करना है। जो भी टीचर के आपने नोट्स बनाए थे उसको नोट्स को रिवाइज़ करो और प्रैक्टिस करो। इस तरीके से आप करोगे, धीरे धीरे आपका जो स्कोर है काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। गाइस देखो, आपके पास जो इस एग्ज़ाम में ना 2 घंटे का टाइम होगा, उसमें टाइम काफ़ी होगा,
तो रीजनिंग में आप मैक्सिमम स्कोर करने की चांस करो, क्योंकि वहाँ पे एक्यूरेसी आराम से आ जाती है। पर जो बाकी जो दूसरा सेक्शन है जीएस और रीजनिंग, उसमें एक्यूरेसी काफ़ी कम रहती है। तो इसलिए आपका जो टारगेट होना चाहिए इसमें 145 प्लस का होना चाहिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करेंगे जीएस की। देखो गाइस, ये जो लास्ट का टाइम है ना, अगर आपने पहले भी अटैम्प्ट दे रखा है या आपने और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके पास नोट्स हैं तो अपने नोट्स रिवाइज करो। अगर आप अभी तैयारी करने की सोच रहे हैं या अभी कुछ टाइम पहले आपने तैयारी स्टार्ट करी हो, तो मैं आपको बस कम टाइम पे ज़्यादा आउटपुट कैसे लाना चाहिए या लाते हैं वो आपको तरीका बता दूंगा। मैं आपको बोलूँगा कि आप पहले बुक लो, या तो लूसेंट की या मनोहर पांडे की बुक, और आप एक पिनैकल की बुक लो जो कहते हैं PYQ या GSC क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, आपको पहले कहते हैं जितने भी प्रीवियस ईयर का जो ट्रेंड है, मतलब क्वेश्चनों को आपको एक बार गो थ्रू होकर जाना है, सारे क्वेश्चनों से गो थ्रू होकर जाना है, आपको समझ आ जाएगा किस टॉपिक की इंपॉर्टेंस कितनी है। उसके हिसाब से आपको कहते हैं लूसेंट या मनोहर पांडे में से टॉपिक को पिक करना है और उसको स्टडी करना। अगर आप सोच रहे हो कि मैं लूसेंट एक पेज फर्स्ट से लेकर लास्ट के पेज तक मैं 1 पेज टू पेज या लाइन टू लाइन आप पढ़ोगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा और आपका जो आउटपुट है इतना नहीं आ पाएगा और आपका जो एफर्ट भी काफ़ी। तो इसलिए आपको उन टॉपिकों को आइडेंटिफाई करना, देखना है कि एग्जामिनर किस टॉपिक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, उस हिसाब से आपको कहते हैं लूसेंट या मनोहर पांडे में से टॉपिक को पिक करना है और आपको पढ़ना है। इस तरीके से आप करोगे तो आप जो लूसेंट को एक सिस्टमेटिक तरीके से और कहते हैं एग्ज़ाम से बिना कहते भटके आपकी जो तैयारी बिल्कुल सटीक रहेगी। तो ये एक अच्छा तरीका है अगर आपको कम टाइम में ज़्यादा रिजल्ट लेना है, क्योंकि अगर आप किसी का कोर्स लोगे या किसी भी टीचर से पढ़ोगे तो आपको 1-1.5 महीना तो कोर्स कंप्लीट करने में ही लग जाएगा और फिर आप रिवाइज़ कर पाओगे। तो इसलिए अगर आपने कर ले दो बार करते हैं लूसेंट कर लिए और 2 बार करते हैं अपने PYQ की क्वेश्चन कर, मैं इतना कह रहा हूँ कि आपके जो आराम से 30% जो 60% मार्क्स यानी कि 30+ मार्क्स आराम से आ जाएंगे। बस यही तरीका आपको अपनाना है, किसी की नहीं सुननी। आप बिलीव करो कि यही बेस्ट तरीका है। काफ़ी लोग कहते हैं कि लूसेंट में से क्वेश्चन नहीं आते, लूसेंट में से क्वेश्चन आते हैं, बट दिक्कत यह है कि लूसेंट अपने आप में इतनी करते उसमें नॉलेज है ना, आप उसको कहते हैं डाइजेस्ट नहीं कर पाते। आप इतनी उसमें नॉलेज ना आप पढ़ोगे भूल जाओ, पढ़ो और आप तरीके से और एक सिस्टमेटिक तरीके से अगर पढ़ोगे तो आपको कहते हैं अच्छा स्कोर होगा। लूसेंट थोड़ी ही कहते हैं बोरिंग है, आपको दिखने में थोड़ा अजीब सा लगेगा क्योंकि उसमें कहते हैं कोई अट्रैक्टिव चीज़ नहीं है, बस लाइन टू लाइन है और दुनिया भर के फैक्ट हैं। पर आप थोड़ा कहते हैं स्मार्ट तरीके से या थोड़ा एग्ज़ाम को ध्यान में रख के अगर तैयारी करोगे तो लूसेंट सफिशेंट है और आप आराम से कहते हैं 30+ मार्क्स ले आओगे। और साथ ही साथ आपको इस टाइम स्टैटिक वाले पोर्शन को ही काफ़ी ध्यान देना है, क्योंकि स्टैटिक की जो इम्पोर्टेंस है एग्जामिनर काफ़ी दे रहा है, तो इसलिए आपको स्टैटिक को इग्नोर नहीं करना है। कुछ चीज़ें जो कहते हैं लूसेंट में स्टैटिक की चीज़ें नहीं है, आपको उस टॉपिक को कहते हैं किसी PDF या किसी साइट या किसी भी कहते हैं जो यूट्यूब चैनल जिन्होंने कहते हैं स्टैटिक चीज़ों को अच्छी तरह कवर करा के जो लूसेंट में नहीं है उसके नोट्स बनाओ और उसको बार बार रिवाइज करो। इसके लिए हमें जैसा पता है कि जो हमारी इंग्लिश है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। आपका कॉम्प्रहेंशन वाला पार्ट, सेकंड वन आपका कहते हैं ग्रामर और थर्ड वन आपकी कहते हैं वोकैब। जो कॉम्प्रहेंशन वाला जो पार्ट है वही आपका जो पूरे एग्ज़ाम में डिसाइडिंग फैक्टर होगा, क्योंकि आप ग्रामर भी कर लोगे वोकैब भी कर लोगे। जो कॉम्प्रहेंशन वाला पार्ट है ना वो काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर है। तो कॉम्प्रहेंशन वाले पार्ट में भी हमें पता है कि 3 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट वन आपका करते हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, सेकंड वन आपके कहते हैं PQRS और थर्ड वन आपको कहते हैं क्लोज टेस्ट। इन तीनों सेक्शनों को प्रिपेयर करने का एक ही मात्र तरीका है आपकी अंडरस्टैंडिंग। इंग्लिश में आपकी जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, जितना आप अच्छी तरह की चीज़ों को समझ पाओगे, कॉम्प्रहेंड कर पाओगे किसी रिटन आर्टिकल को, उतनी अच्छी कमांड आएगी आप उससे। जैसा कि आप देखते होगे कि यूट्यूब पे देखते हो कि ये वाली ट्रिक से आपके हो जाएंगे या इस वाली ट्रिक से हो जाएंगे। देखो गाइस, मैं ये नहीं कह रहा कि उन ट्रिकों का कोई रेलेवेंस नहीं है। ट्रिकों का या जो अप्रोच टीचर सिखाते हैं उसकी रेलेवेंस है, और वो जो अप्रोच होती है, ट्रिक होती है, सारे क्वेश्चन में अप्लाई नहीं हो पाते। एट द एंड आपकी कॉम्प्रहेंशन पावर या अपनी कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी कितनी अच्छी है वो मैटर करती है। तो आपकी कहते हैं जो कॉम्प्रहेंशन का प्रिपेयर करने का एक ही मात्र तरीका है आपकी रीडिंग या आपका जो इन्वायरमेंट होना चाहिए इंग्लिश के, कितना अच्छा तरीके से आपका इन्वायरमेंट है वो मैटर करता है।
तो आपका जो इन्वायरमेंट है इंग्लिश के काफ़ी टच में होना चाहिए। आपको अपने इंग्लिश का इन्वायरमेंट बनाना चाहिए। आप के अंदर रीडिंग कर सकते हो, रीडिंग में कोई भी मटेरियल ले सकते हो, न्यूज़ ले सकते हो, न्यूज़पेपर एडिटोरियल वाला पार्ट ले सकते हो, कोई भी बुक्स ले सकते हो, कोई भी एनसीईआरटी की बुक्स ले सकते हो। आपको अपना लेवल धीरे धीरे बढ़ाना है। पहले एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ो, फिर कोई करते हैं कोई नॉवेल्स पढ़ो, फिर थर्ड वन आपकी करते हैं एडिटोरियल वाला पार्ट पर। क्योंकि एडिटोरियल वाला जब पार्ट पे आप उसको अंडरस्टैंड करने लग जाओगे तो इसका मतलब क्या है, जो आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन पावर है, जो एबिलिटी काफ़ी अच्छी हो गई। तो इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है। और साथ ही साथ आपको कहते हैं जो भी वेब सीरीज़ हो गई या जो भी मूवी होगी आपको कहते हैं देखनी चाहिए। मूवी और वेब सीरीज़ वैसे देखो जो आपको कहते हैं मोटिवेशन मिले या आपको इंस्पिरेशन मिले, इस टाइप की देखो जिससे आपको कोई लर्निंग मिले, जिससे आप मोटिवेटेड भी रहो और आपके साथ साथ आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है लैंग्वेज के प्रति वो काफ़ी अच्छी रहे। तो इस तरीके से आपको इस 3 सेक्शन को प्रिपेयर करना है, क्योंकि यही डिसाइडिंग फैक्टर है आपकी सिलेक्शन के लिए। क्योंकि अगर आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होगा तो आपका वो यही चीज़ आपकी गलत जो मेन से यानी कि आपकी स्किल टेस्ट है उसमें भी यूज़ होगी। तो इसलिए आपको इस पर सबसे ज़्यादा टाइम देना चाहिए, इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। सेकंड चीज़ आपकी बात करेंगे हम ग्रामर की। तो ग्रामर में हमें जैसा पता है कि या तो आप टीचर से पढ़ सकते हो या आप एक बुक को फॉलो कर सकते हैं, नीतू सिंह की बुक को। आप हर चैप्टर को कहते कवर करो और उसके पीछे एक क्वेश्चन। एक बार आपको पूरी बुक ऐसे कर लेंगे। जब आपकी कहते हैं रूल जो भी ग्रामर के रूल्स हैं उसके प्रति आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। फिर आपको कहते हैं मिक्स क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। मिक्स क्वेश्चनों की प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हो, या तो आप मिरर टू कॉमन एरर की एक बुक आती है या आप पिनाकल की बुक ले सकते हैं। इन दोनों बुकों में से आप कहते कोई भी एक बुक ले लो जिससे आप कहते मिक्स क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो। क्योंकि जो नीतू सिंह की जो बुक है उसमें क्या है कि आपके हर चैप्टर के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, पर हमारे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो क्या है मिक्स फॉर्म में आएंगे। तो आपकी जो तैयारी भी होनी चाहिए आपके मिक्स फॉर्म में होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप बस करते हैं जो चैप्टर आ रहा है उससे रिलेटेड आप कहते क्वेश्चन कर पाओ, क्योंकि आपको नहीं पता कि एग्ज़ाम में ये नाउन किससे रिलेटेड क्वेश्चन है या कहते प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आपकी तैयारी इस तरीके से होनी चाहिए। अब थर्ड बात करेंगे आपकी वोकैब के लिए आप पहले कहते हैं नीतू सिंह की जितनी भी पीछे की वोकैब है उसको कवर अप कर लो। और सेकंड चीज़ हम बात करेंगे कि अगर आपने उस वोकैब को अच्छी तरह मगअप कर लिया, रट लिया, जो भी आपके फंडे तरीके निमोनिक्स बना लो या किसी चीज़ एग्जाम्पल से रिलेट कर लो, सबका अपना तरीका होता है। आपको कहते हैं उस तरीके से वोकैब को रटना है, क्योंकि रटने वाला पार्ट है ये आपको ही कराएगा, कोई नहीं करा सकता। और फिर बात करेंगे अगर आपने नीतू सिंह की वोकैब को अच्छी तरह रट लिया तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ब्लैक बुक की बुक लेनी है, फिर उसको करना है। और वोकैब भी आप क्या करो कि एक दिन में 2 टाइप की करो। या तो एक दिन आप ईडियम फ्रेज कर लो और एंटोनिम कर लो, और सेकंड वन आप क्या कर लो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लो या कर लो सिनोनिम। इस तरीके से आपको करना है। आपकी कैपेसिटी के हिसाब से होना चाहिए कि आप कर 50 कर सकते हो, 60 कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। तो इस तरीके से आप प्रिपेयर करोगे तो आपका जो स्कोर है इंग्लिश में आराम से हो जाएगा। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको काफ़ी पेशेंस रखना पड़ेगा। काफ़ी बार तो ऐसा होगा कि आप काफ़ी एफर्ट पुट करोगे पर आपको रिजल्ट दिख नहीं रहा, क्योंकि ये एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज के प्रति जितना आप करते हैं उसको एंजॉय करके पढ़ोगे तभी आपका उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। हर किसी का अलग अलग लेवल होता है, किसी को कहते हैं 1-2 महीने में रिजल्ट आ जाता है, किसी को सालों टाइम में। इट्स अप टू यू कि आप लैंग्वेज के प्रति कैसे हैं, आपका कहते हैं इंटेंशन कैसा है, पर आपको पेशेंस रखना है, आपको काम करना है। यही तरीका गाइस, आपको कोई दुनिया भर की स्ट्रैटेजी देखोगे कुछ नहीं होगा, स्ट्रैटेजी के पीछे रह जाओगे। स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है, बस आपको बस यही बात फॉलो करना और बस कीप ऑन डूइंग, बस आपको यही काम करते रहना है, बस करते रहना, आपका रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। ये बात करेंगे कि आपको एग्ज़ाम देने से पहले ऐसी कौन कौन सी चीज़ करनी है जो आपको करनी है, बेशक कि कुछ भी हो जाए। फर्स्ट वन, आपको जितने भी अभी तक स्टेनो के PYQ आ रखे हैं यानी प्रीवियस ईयर के जो मॉक आ रखे हैं, आपको टेक्स्ट बुक या कोई भी प्लेटफॉर्म है जिसमें से आपको पेपर मिल जाए मॉक की फॉर्म में, आपको सारे पेपर पहले करने हैं। ये आपको पेपर किसी भी हालत में करके जाना है, क्योंकि आपको पता चलेगी एग्ज़ाम की क्या डिमांड है, क्या लेवल है। जब आप करके ये सारे पेपर कर लो तो उसके बाद फिर आपको कहते हैं इंस्टीट्यूशन के मॉक्स पे आने हैं। जो भी मॉक्स हैं, टेक्स्ट बुक हो गया या ओली बोर्ड हो गया, ये जितने भी मॉक
के प्लेटफॉर्म है उससे फिर आप उनके इंस्टीट्यूट के मॉक करना है। पहले आपको PYQ को करना है मॉक की फॉर्म में। सेकंड थिंग, जितने भी अभी कहते हैं लेटेस्ट एग्ज़ाम हो रखे हैं, सीजल हो गया, सीजल मेंस हो गया, सीजल प्री हो गया, MTS हो गया, जितने भी एग्ज़ाम हो रखे हैं उनके आपको लेटेस्ट क्वेश्चन करना है। लेटेस्ट क्वेश्चन जैसे आपको रीजनिंग क्वेश्चन करना है, GS के क्वेश्चन करना है, आपको इंग्लिश के क्वेश्चन करना है, ताकि आपको पता होना चाहिए कि इस टाइम एग्जामिनर की डिमांड क्या है, आपको एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन पूछना है और किस तरीके से आपको प्रिपेयर होना है, ये चीज़ आपको करना है। और अब बात करेंगे कि हमें इस टाइम मॉक डेली देना चाहिए या कितने दिन बाद देना चाहिए या पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद देना। गाइस देखो, आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, कितनी भी नॉलेज आप गेन कर लो, जब तक आप एग्ज़ाम में क्वेश्चनों को अटेंड नहीं कर पा रहे उसका कोई रेलेवेंस नहीं। मैंने ऐसे लोगों को देख रखा है, उनके पास दुनिया भर का नॉलेज है पर वो एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, वो एग्ज़ाम नहीं करते, स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे, वो एग्ज़ाम नहीं करते हैं, वो हैंडल नहीं कर पा रहे, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे। वो चीज़ जो आपको आएगी वो मॉक के थ्रू आएगी और कोई नहीं सिखा सकता। तो इसलिए अभी आपको मॉक ऑल्टरनेटिव डेज पे देना चाहिए। आज एक मॉक दो, फिर एक दिन छोड़ के अगला मॉक दो, क्योंकि अभी आपको ज़्यादा मॉक देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर मॉक डेली इसलिए देना है ताकि आपको आपकी हैबिट में आ जाए। मॉक दे रहे हो फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करना है। क्योंकि आप मॉक दे रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, इट डज़ नॉट मैटर यह है कि आप कितना बारीकी से चीज़ों को एनालाइज कर रहे हो, कितनी अच्छी तरह उसको कहते हैं अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई कर रहे हो और उस पर काम कर रहे हो। क्योंकि मॉक देने का फ़ायदा तभी है जब आप उसकी अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई कर रहे हो और उस पर काम कर रहे हो, तभी आपकी रेलेवेंस है। अदरवाइज़ कोई मैटर नहीं करता आप कितने ही मॉक दे लो, आप 100 मॉक दे लो, 50 मॉक दे लो, कोई मैटर नहीं करेगा। आप 20 से 25 मॉक भी दे दोगे ना और प्रॉपर तरीके से एनालाइज करके अपने वीक एरिया पर काम कर लोगे ना, वो आपको काफ़ी आगे ले जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो एनालाइज वाला पार्ट है काफ़ी आपको बोरिंग लगेगा, थोड़ा हेक्टिक लगेगा, पर वो ही आपको सिलेक्शन दिल पाएगा। क्योंकि 70 to 80% जो लोग होते हैं वो बस मॉक दे देते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, और वो कहते हैं अपनी जो बारीकी से काम नहीं कर पाते जितना वो कहते हैं बारीकी से करें। क्योंकि मॉक की एनालाइज ही आपको आपका रियल चेहरा दिखाएगा, आपका मिरर दिखाएगा या आपकी स्टैंडिंग दिखाएगी कि आपकी पोजीशन क्या है। तो और ये भी नहीं कि अभी अगर मॉक दे लो आपके मार्क्स कम आ रहा है तो आप डिमोटिवेट हो, कोई बात नहीं, अभी स्टार्टिंग है, धीरे धीरे करेंगे, इम्प्रूव हो जाएगा। इस तरीके से आपको माइंडसेट रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ थी जो आपको करके ही जाननी है। और जैसे आपको जब आप मॉक दे रहे हो तो मॉक में अच्छे टाइप के क्वेश्चन होते हैं। आपको अपनी कोई भी या तो 3 नोटबुक बना लो या एक ही नोटबुक में 3 सेक्शन बना लो, एक GS, एक इंग्लिश और एक चलते हैं रीजनिंग। जो भी आपको एक अच्छा क्वेश्चन लगे या जिससे लगे कि आपको ये एक अच्छा पैटर्न है या कोई वोकैब है जो आपको लगे नहीं है या कोई रूल है, एक्सेप्शन है, तो आपको उसको नोट डाउन कर देना है ताकि आप एग्ज़ाम से पहले उनको रिवाइज करके जाओ। अगर उससे रिलेटेड कोई भी जल्दी पैटर्न मिल जाए या रूल मिल जाए आप जल्दी फटाफट कर दो। तो ये आपको नोटबुक मेंटेन करनी है और इसको टाइम टू टाइम रिवाइज करनी है, क्योंकि ये जो नोटबुक है ये आपका वीक एरिया है और वीक एरिया पे आप जितनी अच्छी तरीके से काम करोगे उतनी अच्छी तरह से आपकी जो मार्क्स है वो इम्प्रूव करेंगे। और गाइस मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ कि जो आपकी स्टडी होनी चाहिए वो आपके एग्ज़ाम का जो सब्जेक्ट है उसकी वेटेज के हिसाब से आपकी स्टडी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपको मन करता है सबसे ज़्यादा पढ़ने का रीजनिंग, तो आप पूरे दिन रीजनिंग ही पढ़ते जा रहे हो। अगर आपको मन इंग्लिश का नहीं करता तो आप इंग्लिश पढ़ना ही छोड़ दें। देखो गाइस, एग्ज़ाम जो निकलेगा वो आपके अकॉर्डिंग ही निकलेगा, जो एग्ज़ाम की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आपका करते हैं एग्ज़ाम निकलेगा। तो इसलिए एग्ज़ाम की डिमांड के हिसाब से आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है। आपके जो भी प्लेजर है या जो भी आपका कहते हैं मन नहीं करता उसको साइड में रख के आपको अपने इमोशन पे कंट्रोल करके तैयारी करनी पड़ेगी। आपको इंग्लिश वाला पार्ट अच्छा नहीं लगता, करना पड़ेगा। आप नहीं करोगे कोई और कर जाएगा, वो जॉब ले जाओगे, फिर आप देखते रह जाओगे, फिर बोलोगे काश मैं ये कर लेता। देखो काश करने जब वो कहते हैं काश काफ़ी लेट हो जाएगा और फिर वो आपको कहते हैं रिग्रेट होगा, फिर आपको एक साल और कहते हैं वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट एग्ज़ाम के। तो इसलिए आपको कहते हैं एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है, लोगों की बातें नहीं सुननी और अपने इमोशन को साइड में रखकर अपने इमोशन पर कंट्रोल करके आपको तैयारी करनी है। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी पड़ेगी तभी आपका एग्ज़ाम होगा। बात करेंगे कि आपकी करंट अफेयर का जो जैसे एग्ज़ाम जब से TCS आया है जो करंट अफेयर की जो इम्पोर्टेंस है काफ़ी बढ़ गई है।
तो करंट अफेयर की जो इम्पोर्टेंस आपकी बढ़ गई है, तो इसलिए आपको करंट अफेयर को इग्नोर नहीं करना, आपको करंट अफेयर भी जल्दी करना, क्योंकि जो करंट अफेयर का जो लिंक होता है डायरेक्ट आपकी स्टैटिक से होती है। तो इसलिए आपको कहते हैं करंट को इस तरीके से पढ़ना है जिससे आपकी कहते स्टैटिक भी प्रिपेयर हो जाए। अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, जैसे मान लो कि एक WHO का क्वेश्चन आ गया, न्यूज़ में कोई आया, तो WHO की जो न्यूज़ है वो तो आपको करना ही करना है। साथ ही साथ आपको ये चीज़ भी ध्यान देनी है कि जो WHO है, जैसे मान लो कि WHO का क्वेश्चन है, तो वो आपको कहते करंट अफेयर करना है। अब WHO का हेडक्वार्टर का है, WHO का इस्टेब्लिशमेंट क्या हुआ, या WHO का जो हेड है वो कौन है, वो कौन सी कंट्री से बिलोंग कर, जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं उसकी करेंसी क्या है, उसकी कैपिटल क्या है। तो अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपके एक क्वेश्चन से आपकी दुनिया भर के क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे, और ये एक बेस्ट तरीका होता है आपको करंट अफेयर और आपकी स्टैटिक को प्रिपेयर करने की। फिर हम बोलते हैं कि ये तो मैंने पढ़ा नहीं था और ये कहाँ से आ गया। यही रीज़न है कि वो जो टॉपिक होता है वो न्यूज़ में होता है, उससे रिलेटेड आपकी स्टैटिक आती है। तो स्टैटिक को आपको इस तरीके बने, किसी भी यूट्यूब चैनल को फॉलो करो, बस ये एक बात ध्यान में रखना कि आपको कहते उस टीचर से पढ़ना है जो कहते स्टैटिक और कहते करंट को लिंक करके चले। अगर आप कहते अलग अलग पढ़ोगे तो चीज़ों को कहते हैं आपको रटने में प्रॉब्लम होगी और दिक्कत होगी। तो इसलिए आपको कहते जो स्टडी है इस तरीके से करनी चाहिए जिस तरीके से आपके कहते करंट भी प्रिपेयर हो जाए और आपकी जो कहते हैं वो स्टैटिक है वो भी प्रिपेयर हो जाए। इससे क्या होगा कि आपको एफर्ट भी ज़्यादा नहीं लगाना पड़ेगा और जो आपका आउटपुट है वो भी अच्छा आएगा। तो इस तरीके से आपकी जो जीएस की स्ट्रैटेजी होगी तो आप आराम से कहते हैं 30+ मार्क्स लाओगे, क्योंकि आजकल का वो ज़माना नहीं है कि आप कहते हैं करंट जीएस को इग्नोर कर दो, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि इस साल जो वैकेंसी है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में वैकेंसी काफ़ी कम है। तो आपको कहते हैं अपनी जो स्ट्रैटेजी सारे सेक्शनों को इम्पोर्टेंस देनी है और हर सेक्शनों को इम्पोर्टेंस देनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको जीएस में फुल मार्क्स लाना है, जो एक कहते हैं फिजिबल टारगेट नहीं है। आपको जीएस में इतना करना है कि आप एवरेज से थोड़ा अच्छा कर लोगे। तो अगर आप उसमें अच्छा कर लोगे और आपकी जो रीजनिंग है उसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे तो आपका की बात बन जाएगी। तो आपका एक टारगेट होना चाहिए जो फिजिबल टारगेट है, जो लास्ट के दिन में आपका 30+ तो होना चाहिए। तो ये थी हमारी जीएस पिक्चर। और गाइस अगर आपको थोड़ी भी वीडियो यूज़फुल लगे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो भी आपके फ्रेंड हैं जो भी स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं उनको भी शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए। जैसा कि गाइस आपको पता है कि मेरे भी काफ़ी एग्ज़ामों में सिलेक्शन हो रखा है, तो मुझे इस जो एसएससी के जो एग्ज़ाम है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की एक अच्छी थोड़ी नॉलेज आप कह सकते हैं, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है एग्ज़ाम के पैटर्न को लेकर। जब मैंने गलत एग्ज़ाम निकाल रखे हैं यही पाथ फॉलो करके तो आप भी निकाल सकते हो। बस थोड़ा ट्रस्ट कीजिए, विश्वास कीजिए। ये मत सोचना कि मैं गलत अभी नया हूँ या मेरा चैनल नया है तो मुझे नॉलेज नहीं है। गाइस आपको पता है कि अगर मैंने एग्ज़ाम निकाल रखे हैं तो थोड़ी तो अंडरस्टैंडिंग मुझमें होगी कि एग्ज़ाम कैसे है। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए जिससे मुझे एक मोटिवेशन मिल सके। और जो भी आपकी क्वेरी है या भी जो भी आपके डाउट है वो कमेंट में कीजिए, या मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में अपना जीमेल का लिंक दे रखा है, वहाँ पे मैसेज कीजिए। मुझे लगा कि अगर कोई प्रॉब्लम जेन्युइन है तो आप अपनी प्रॉब्लम बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। थैंक यू गाइस, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।